पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने एक बार फिर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करने की बात कही है। काबिल जिक्र है कि आज ही के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी लाखों कनाल जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी कहती है कि हालात बेहतर हो गए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद कम करे और उनसे जमीन वापस ले और उन जमीनों को अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त जो डिमोलेशन ड्राइव हो रही है दीगर चीज़ें, तो कहा जा रहा है कि इस कश्मीर में जो है हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाने की कोशिश, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा। देखिए, जो डिमोलिशन चल रहा है ये गरीबों के घर उड़ाए जा रहे हैं और पहली बार मैं ऐसी देख रही हूँ कोई सरकार ये है जो एक गरीब को कहती है कि मैं आपका घर उड़ा के स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, पार्क्स बनाऊंगा। कभी ऐसा देखा है दुनिया में कि कोई सरकार गरीबों का घर उजाड़ के उसके बाद अस्पताल बनाती है? अभी आपके यहाँ जो गांव में अस्पताल हैं, क्या वहाँ डॉक्टर हैं? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले उन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डॉक्टर दो, उसके बाद नए अस्पताल बनाओ। आपके पास इतनी सारी ज़मीन है। अभी देखिए, अगर हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर लाखों कनाल ज़मीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जब ये खुद कहते हैं बीजेपी वाले हालात ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करके वो ज़मीन वहाँ से लेके वहाँ स्कूल बनाए, वहाँ अस्पताल बनाए। तो गरीबों को क्यों सताते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने वाली बात है, उनको तंग करने वाली बात है, उनकी मईशत पे हमला हो रहा है, उनको इतना गरीब बनाने की बात है कि वो घुटनों पे आ जाए। और जो हमारा असली मसला है, मसले कश्मीर, जिसकी वजह से हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, चाहते हैं कि कश्मीरी वो मसला भूल के ये 5 किलो राशन के पीछे भागना शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि उन्होंने कहा कि स्टेट पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया। आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर दाखिला अपने वादे पे वफा कर सकते हैं? महबूबा मुफ्ती क्या? देखिए, देखना है ना हमने कि ये कह रहे थे कि जो भी हमारी जब सरकार बनेगी बीजेपी की, तो कह रहे थे कि हम हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे और कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या इन्होंने इन्होंने तो नौकरियां छुड़ा ली लोगों से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि फौज में कमी या इजाफा फौज का इख्तियार है। रविंदर शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है हालात नॉर्मल हो गए हैं, उसी तनाजुर में महबूबा मुफ्ती ने तंज किया है। कहती है कि हालात बहुत बेहतर हो गए। काली गृह मंत्री ने ये कहा है कि आतंकवाद में कमी आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो इसमें कोई शक नहीं, बेहतर काम कर रहे हैं। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तय करना है कि कितनी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में चाहिए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक तंज कसी है, क्योंकि जब रोज रोज ये दावे और खोखले दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कश्मीरी पंडित जो है वो भाग के जम्मू में उनको आना पड़ा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और ये सिक्योरिटी एजेंसीज को फैसला करना है कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी। वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो जानती हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस तरह के दावे करती है और पलायन के बावजूद करती है, इसलिए उन्होंने इस तरह का तंज कसा। हम ये मानते हैं कि वो भी समिति हैं और हालात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी प्रेजेंस हो ये सिक्योरिटी एजेंसी तय करेगी। महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती का हमेशा से सेना पर प्रहार रहता है बिना किसी कारण से। आज अगर कश्मीर में सैनिकों ने बलिदान ना दिया होता या सेना ने जिस प्रकार से अपने शौर्य को हमेशा से कश्मीर में दिखाया है, उसी के कारण से कश्मीर बचा। बॉर्डर पर सेना किस प्रकार से अपना काम करती है ये सब भली भांति जानते हैं। सेना के यहाँ रहने से इनको तकलीफ क्यों है, ये इनका प्रेरोगेटिव नहीं है, वो भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है, रक्षा मंत्रालय का प्रेरोगेटिव है कि किस प्रकार से बॉर्डर्स को सुरक्षित करना है। बिना किसी कारण से इस प्रकार की बातें करना फजूल है और मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने के लिए कहीं ना कहीं ये इनको या तो पाकिस्तान का साथ देती हैं या जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके साथ मिली हुई हैं। हमेशा से सेना विरोध
सेना कम करो, ये भारत सरकार सोचेगी, हमारा रक्षा मंत्रालय सोचेगा। इनको सोचने की जरूरत नहीं है। भारत आज सेना के कारण से सुरक्षित है, उनका सम्मान करना चाहिए। पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जम्मू में जारी है। वो जम्मू में बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने ऐसे मुलाजमीन की तनख्वाह वागजार न करने पर सख्त मायूसी का इजहार किया है जो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कश्मीर में ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। मुलाजमीन के मुतालबात पूरे न होने और ख़ास तौर पर तनख्वाह न मिलने से ये लोग काफ़ी मायूस नजर आए। इस मौके पर काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखे गए। उनकी आंखें नम थीं और उनका कहना था कि शिवरात्रि मनाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं। लगातार रविंद्र रैना ने भी आपसे बात की है, अभी भी आपकी उनसे बात हुई, क्या बात हुई और क्या कहेंगे? उन्होंने कहा हम आधे घंटे में आ रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि सैलरी निकल जाए और उन्होंने हॉटलाइन पे भी आगे बात की है। अपनी कोशिश तो उन्होंने पूरी की है जितनी हो सकती थी, इससे ज़्यादा उम्मीद हम भी नहीं रखते हैं। तो जितनी एक मेहनत करनी थी उन्होंने की है, उसके लिए उनका शुक्रिया। आपकी डिमांड तो वहीं रही, आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पे रही। सर अब वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने की अपनी कोशिश जितनी कर सकते थे। अब क्या करें सर, नहीं निकलती है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बंद है, क्या करें। अब आप यहाँ से उठेंगे? अब बड़ा दिन है, वो तो सड़कों पे थोड़ी मनाएंगे, अब तो जाएंगे ना, घर जाएंगे। लेकिन अब यह है कि थोड़ा फीका रह गया फेस्टिवल। सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे। आपके चेहरे पे जो लग रहा है कि आप इमोशंस को रोक नहीं पा रहे। ये आप देख सकते हैं कि जो हालत है ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ खुशी की जगह, आज शिवरात्रि है लेकिन खुशी की जगह उनको अब वो आंसू जो हैं उनके छलक रहे हैं, अपना दर्द ये दिखा रहे हैं। और दर्द इसलिए है क्योंकि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, इस वजह से ये लोग आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एलजी साहब आज तक आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हमारे साथ। कहीं कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हमने रिलीज कर दी, ये कर दी, वो कर दी। आंख से आंख मिला के हमारे सामने बात करो ना, हमारे को बोलो कि क्या है। आपसे बात नहीं निकल रही है, यहाँ पे आप कोई कुछ कर नहीं पा रहे हो। ना आपसे सैलरी निकल रही है, ना आपसे रिलोकेशन हो पा रही है, ना आपसे अकोमोडेशन हो पाती है, ना आपसे सिक्योरिटी हो पाती है। करें तो करें क्या सर, आप बताओ। कैसे मौत के मुंह में जाना है वहाँ पे हमारे को। जन्माष्टमी निकाल दी, शिवरात्रि, ये होली ये निकाल दी, दशहरा निकाल दिया, दिवाली निकाल दिया, करवा चौथ निकाल दिया, न्यू ईयर निकाल दिया। क्या नाम है? अभिषेक। निकाल दिया। अभिषेक, क्या कहेंगे? देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि ज्वाइन करो तो सैलरी मिलेगी तो ही शिवरात्रि मना पाओगे, और मिलिटेंट बोल रहे हैं ज्वाइन करो तो गोली खाओगे। अब आप मुझे बताइए मैं क्या चूज़ करूं, ज्वाइन को चूज़ करूं या सैलरी को चूज़ करूं। अब एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है कि मजबूरन मेरे को कश्मीर घाटी जाना पड़ रहा है। और जब मेरी वहाँ कल को टारगेट किलिंग हो जाएगी, तो जब टारगेट किलिंग हो जाएगी और सैलरी तो निकल जाएगी, उस पैसे का मेरे घर वाले क्या करेंगे? मेरी यहाँ घर पे शिवरात्रि मनाएंगे या मेरी शव यात्रा निकालेंगे? आपका नाम क्या? जी कंचन। आप इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। सर इमोशंस तो है, एक बार फिर शायद से हमारी इमोशंस का कत्ल होने वाला है, ऐसा हमें प्रिटेंड हो रहा है। जैसे आज हमारे एलजी महोदय जी का विज़िट था भूटानगर और जगती में, तो वहाँ जाके उन्होंने फिर एक बार बयान दिया कि जिन लोगों ने रिज्यूम की हुई है ड्यूटीज़ उनकी सैलरी रिलीज़ होगी। माना चलो ठीक है, आपका अपनी जगह पे स्टेटमेंट अपने तरीके से सही होगा, लेकिन सर आपने एक बार हमसे बात की, कभी आपने हमें बुलाया अपने पास? सड़क पे मिलना और कहना कि सैलरी रिलीज़ नहीं होगी, आप जाके पहले रिज्यूम करो। सर ये क्या कोई सल्यूशन था हम जैसे लोगों के लिए? आपने कभी अपने दरवाजे खोले? बार बार मीडिया में ये बोलते रहते हो कि आप लोगों के लिए मेरे ऑफिसेज के दरवाजे हमेशा खुले। क्या आपने कभी हमें अंदर आने के लिए, उस गेट से अंदर आने तक के लिए परमिशन दी? हमेशा सिर्फ रिसिप्ट देते रहे, डेट्स पे डेट्स देते रहे, हमें ईमेल्स व्हाट्सएप्स किसी का भी रिप्लाई तक नहीं आया आज, और हमारे लिए आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते। सर कौन सी सिंपैथी आप दिखा रहे हैं हमारे लिए? हम जाके वहाँ मर जाए, बस यही कहना है आपका? तो कह दीजिए, वो भी आके सामने कह दीजिए ना, आ जाइए और जाइए, मर जाइए। आप
कह दीजिए, हम तो चाहते हैं रूबरू बात करें, हमें बुलाइए, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे हम। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरीज को जो है जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और अब इनका जो दर्द वो छलक रहा है इनकी आंखों से, और ये कह रहे हैं कि ये अगर यही स्थिति रही तो ये जो शिवरात्रि है इस बार की, ये ब्लैक में चली जाएगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और डलगेट श्रीनगर से पुलिस बंकर को हटा दिया गया है। पुलिस एहलकार खुद सीआरपीएफ के साथ मशावरत के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं। जरा के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रीनगर में मजीद बंकरों को हटा दिया जाएगा। श्रीनगर में हालात बेहतर होने के बाद हुकाम ने श्रीनगर शहर से कुछ पुलिस बंकरों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। और सीधे रुख करते हैं हमारी नुमाइंदा फजा जैनब का, जो श्रीनगर से हमारे साथ रास्त जुड़ी हुई है। फजा जैनब, जिस तरह से बंकर हटाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि श्रीनगर में हालात बेहतर होने के बाद मजीद बंकर हटाएंगे, और बेहतर हालात पर ही इस वक्त सियासत भी जारी है, क्या मैसेज दिया जा रहा है और किस तरह के हालात है, क्या अपडेट आप दे रही हैं इस वक्त? जी जिलानी, इस वक्त हम डलगेट श्रीनगर में मौजूद है। चूंकि यहाँ पर जो ये बंकर था इसको 5 से 6 साल हो गए थे इस बंकर को यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आज ये बंकर जो है जिस तरीके से हटाया गया है, यहाँ से पुलिस के ऑफिशियल्स ने मिलके जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो है इन कंसल्टेशन विद सीआरपीएफ है, उन्होंने ये मीटिंग की, जिसके बाद जो है इस नतीजे पे पहुंची है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफिशियल्स कि यहाँ से जो ये बंकर है इसको हटा दिया गया। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान वगैरह जो है वो सारा यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब ये बंकर यहाँ पर नहीं रहेगा। 5 से 6 साल हो गए थे इस बंकर को यहाँ पर। लेकिन इसमें आपको ये भी बता दें, इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो ये बंकर्स हैं उनको हटा दिया गया है। चाहे हम बरजुला की बात करें, बरजुला जो कि फ्लाईओवर है वहाँ पर एक बंकर था, उसको भी हटा दिया गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें चौक की बात करें, वहां पर जो फ्लाईओवर मौजूद है वहां से भी बैंकर को हटा दिया गया, और आज यहां पर इस बैंकर को हटा दिया गया। बीच चौराहे में पर ये बैंकर था। इसमें आपको ये भी बता दें कि एज पर सोर्सेज ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि क्योंकि हालातों में बेहतरी आ गई है, तो अब बैंकर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये बैंकर जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। और आने वाले दिनों में श्रीनगर में और भी बैंकर जो यहाँ पर चौराहियों पे मौजूद है उनको हटा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर ये बैंकर जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी होते थे, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए ट्रैफिक का कितना ज्यादा दबाव इस तरफ अगर आपको दिखाएंगे कितना ज्यादा रहता था, तो कहीं ना कहीं एक कंजक्शन भी क्रिएट होता है। लेकिन जो ही अब एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि हालातों में बेहतरी आ रही है, तो अब ये धीरे धीरे जो बैंकर्स लगाए गए थे पिछले 5 साल पहले, 6 साल पहले, और कुछ तो काफी सालों से बैंकर्स चौराहियों पे लगाए गए हैं, तो उन बैंकर्स को हटाने की अब मुहिम चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हम यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कहीं ना कहीं हालात जो है हालातों में सुधार आ गया है, और ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है लोगों के दरमियान भी, और जम्मू कश्मीर के बाहर भी एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि अब हालातों में बेहतरी आ गई है और अब इन बैंकर्स की जरूरत नहीं है। जी फजा, जिस तरह से आपने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, आज ही महबूबा मुफ्ती का एक बयान, जैसा कि आपने देखा कि अगर हालात बेहतर हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कम किया जाए, लेकिन शुरुआत सरकार ने बंकरों से करके एक तरह से क्या ये पैगाम दिया कि वाकई वादी में हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए हम शुरुआत बंकरों को हटाने से कर रहे हैं, इसकी अब ज़रूरत महसूस नहीं है। लोगों में इस चीज़ को लेकर क्या कुछ तासुरात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल जिलानी, अगर हम एनसी की भी बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हालात ठीक हुए हैं तो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हालात ठीक नहीं है। अगर हम पीडीपी की बात करें तो उनका भी स्टेटमेंट सेम यही है। और यहाँ पर जितनी भी पार्टीज अभी है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो है रीजनल पार्टीज, उनका यही मानना है कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से ये इनिशिएटिव उठाना जिसमें बैंकर्स को रिमूव किया जा रहा है बीच चौराहियों से, और भी बैंकर्स को आगे आने वाले दिनों में रिमूव किया जाएगा, तो ये एक जवाब है रीजनल पार्टीज के लिए, उन पार्टीज के लिए जो कहती है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये जवाब दिया जा रहा है इन बैंकर्स हटाने से, ये एक मैसेज जा रहा है कि हालात कहीं ना कहीं अब सुधर चुके हैं, हालातों में सुधार आ चुका है, और अब इन बैंकर्स की जरूरत बीच चौराहियों पे नहीं है, सड़कों पे इन बैंकर्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जैनब इस पूरी जानकारी के लिए, तफसीली गुफ्तगू के लिए। जैसा कि फजा जैनब ने बताया कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए डलगेट श्रीनगर से पुलिस ने अपना बंकर हटा लिया है, और मजीद हालात बेहतर होते हैं तो इस तरह के बंकर्स को कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है।
एलजी मनोज सिन्हा की जगती माइग्रेंट टाउनशिप में 3 रोजा शिवरात्रि फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करने वालों की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। इनमें पीएम पैकेज के मुलाजमीन और रिजर्व ज़ुमरे के मुलाजमीन भी शामिल हैं। वहीं एलजी ने अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जिक्र करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और पंतचौक श्रीनगर में यात्री निवास पर 50% काम यात्रा शुरू होने तक मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने पर गौर कर रही है। इसके लिए पहले ही सर्वे हो चुका है। कश्मीर संभाग में जिन साथियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी है, मैंने पिछली बार कहा था, उन सभी के वेतन और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के भी और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के वेतन जारी कर दिए गए। महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अंतराल के उन्हें पूरा वेतन दे दिया गया है। निर्माणाधीन आवास के जो प्रोजेक्ट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी चिंता कर रहा हूं कि तेजी से वो परियोजनाएं पूरी हो जाएं, ताकि बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के आप वहां रह सकें और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर सकें। श्री अमरनाथ यात्रा आने वाले दिनों में फिर प्रारंभ होगी। इस बार जब यात्रा होगी तो श्रीनगर के पंथा चौक पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आधा कार्यालय बनकर तैयार रहेगा। अगले साल वो पूरा हो जाएगा। उसमें 3000 श्रद्धालुओं के रुकने का प्रबंध होगा। उसमें एक रिप्लिका भी श्री अमरनाथ जी की होगी। वर्ष भर देश भर से जो लोग आएंगे उसे देख सकेंगे। भगवान शंकर का एक मंदिर भी होगा और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। पिछले साल चंद्रकोट में एक यात्री निवास बन गया था। इस वर्ष यात्रा के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 और यात्री निवास वॉलनट फैक्ट्री के आगे और एक बालटाल में अस्थायी ढंग से बना दिए जाएं, ताकि श्रद्धालु वहां रह सकें। जम्मू में भी प्रशासन ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि दी है। आने वाले 5 महीने बाद उसका भी काम शुरू करेंगे। जो सड़क है वो पूरी तरह से बनाई जा सकती है, जिस तरह से 4 धाम यात्रा की बनी है। और पहलगांव से जो सड़क निकलती है वो पंचतरणी संगम टॉप होते हुए बालटाल तक भारत सरकार का NHIDCL उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना चुका है। मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष वो सड़क स्वीकृत हो जाएगी और आने वाले 4-5 वर्षों में पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगी, ताकि देश भर के श्रद्धालु और जम्मू कश्मीर के लोग बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकें। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो तमाम पीएम पैकेज मुलाजमीन की ज़ेर इल्तिबा तनख्वाहें जारी करें, जो वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद वादी कश्मीर में दोबारा ड्यूटी शुरू करने में नाकाम रहे। शिवरात्रि के मौके पर इन मुलाजमीन की तमाम ज़ेर इल्तिबा तनख्वाहें जारी करने की अपील की। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा है कि उन्हीं को सैलरी मिलेगी जिन्होंने ज्वाइन किया, और हमने उनकी सैलरी रिलीज़ की है जिन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन ये लोग, कई लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाए क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रेट है। तो स्टाइलमेट तो बना हुआ है और अब आपके ऑफिस के सामने ये धरना कर रहे हैं, बीजेपी से ही गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। रात भर ये यहाँ पे खड़े थे। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी की बात एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही है, अरविंद रैना जी की, और कोई ना कोई सोल्यूशन जो है जल्दी इनके लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है निकला जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है एडमेंट इतनी क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं ठीक है, जिनकी निजी कोई अपना एक रहता है सिस्टम, उसके अगर उनको सुना नहीं जाएगा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, अगर हम कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ नहीं चल पाएंगे तो कहाँ हम सियासत चला पाएंगे। एक ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रुख होता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है उसको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको राहत जो है देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये प्रिया सेठी बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो भी चाहती है कि इनकी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए, और ये सवालिया निशान भी लगा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इतनी एडमेंट क्यों है, पूछ रही है कि क्यों इतनी एडमेंट है। शिवरात्रि है, बड़ा फेस्टिवल है कश्मीरी पंडित बरादरी लिए, तो इस सूरत हाल में इनकी सैलरीज जो है जल्द से जल्द रिलीज़ करनी चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
भारतीय फौज ने टंगदार सेक्टर में अमन को खराब करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बना दिया। कंट्रोल लाइन के पार फौज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया और तीसरा दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। स्पेसिफिक इनपुट जो मिला था और खबर ये थी कि एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होगी और उसमें टेररिस्ट की ये भी कोशिश रहेगी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करने की कोशिश करें और उसके बाद इन्फिल्ट्रेट करें। बहरहाल एक मैकेनिज्म के तहत जो सस्पेक्टेड एरियाज थे उनमें प्रॉपर जो है आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम्स लगी हुई थी और एक दहशतगर्द जो एक ग्रुप का हिस्सा था वो मारा गया अभी तक। और उस अभी तक एनकाउंटर साइट से 2 राइफल्स, जिसमें एक राइफल है, एक MP राइफल है और इसके अलावा एमुनिशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई हैं। प्राइमरी फेशी टेररिस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, लेकिन वो पाकिस्तानी ही लगता है, क्योंकि उसी साइड से आया है तो नेचुरली पाकिस्तानी ही है। और दूसरा ये बताता चलूँ कि इस ग्रुप का दूसरे टेररिस्ट हैं, चूँकि मौसम भी वहाँ पे काफ़ी ख़राब है और बर्फ़ भी है और ये लगता है कि जिस तरीके से फुटप्रिंट्स या आगे पीछे निशानात जो ऑब्जर्व किए गए हैं दूर से, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, तो लगता है कि वो वापस पीछे जो पाकिस्तान की तरफ भाग गए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वक़ार सुलवानी ने आज कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम बतौर कांग्रेस ऐसे मसाइल पर बात नहीं करते। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि बीजेपी रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेगी सच है और वो इससे मुत्तफिक हैं। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के मकानात को बुलडोज किया जा रहा है और हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मसाइल को उठाती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जानबूझकर माली तौर पर तबाह किया जा रहा है। बीजेपी समेत दीगर पार्टियों के कई सियासी कारकुनों ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। चाहे जम्मू के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हों, आज जो 9 साल से डिक्टेटरशिप बीजेपी ने यहां नाफिज करके रखी है, लोगों को सताया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डोजर से डराया जा रहा है, एजेंसियों से डराया जा रहा है, ये कहा जा रहा है ज्यादा बात करेंगे तो रात को ही PSA लगा देंगे। तो हम इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी का ट्वीट का जो मैंने हवाला दिया था, उसने कहा था कि लोग जम्मू कश्मीर में प्यार मोहब्बत और रोजगार मांग रहे थे और बदले में सरकार ने उनको डोजर दिया। और मैं जो उनको बाबा का बिल्डोजर बोलने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि ये डोजर आपको उल्टा पड़ेगा। हमारी यही डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, अगर किसी लैंड ग्रैबर ने जमीन खाई है, 50 कनाल खाई है, 100 कनाल खाई है, 10 कनाल खाई है, आप उससे जमीन रिकवर करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी गरीब के मकान को आप हाथ लगाओगे, उसकी रोजी रोटी छीन के उसका दुकान तोड़ोगे, वो गलत है। उसके लिए हम खड़े हैं और उसके प्रोटेस्ट में भी हमेशा खड़ा रहेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर जफर इकबाल मनहास ने कहा कि इलेक्शन का जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मनहास ने पुलवामा में न्यूज़ 18 से बात की। इससे पहले उन्होंने पुलवामा में पार्टी कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया। अपनी पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। जफर इकबाल मनहास ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देने और असम्बली इंतखाबात जल्द नहीं करवाने से जम्मू कश्मीर की आवाम से नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने की मांग की है। या तो आपकी ये नीयत है कि आप अपनी मर्जी की कोई हुकूमत इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर स्टेट वोट देना चाहते हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जमहूरियत ये है कि कोई भी पार्टी जीत जाए तो स्टेट देने में क्या हर्ज है। कोई पाकिस्तान तो नहीं जाएगा ना, कोई बाउंड्री तो क्रॉस नहीं करेगा ना, किसी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त तो नहीं ना देता है। तो मैं समझता हूँ, मैं बड़े अदब से कहूँगा, होम मिनिस्टर साहब का हमें बड़ा आदर है कि ये तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मैं समझता हूँ एक तरह की बेइंसाफ़ी है। मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें। जैसे वो हमेशा
प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बात बनेगी कश्मीरियों को गले लगाने से। तो गले लगाना यही है कि अगर आप, ये तो आपके इख्तियार में है कि आप हमें स्टेटहुड दे दें। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान कर्जे वापस करने में नाकाम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस बहरान से निपटने के लिए $7 बिलियन कर्ज की जरूरत है और पाकिस्तान को 2026 तक 3 सालों में मजमूई तौर पर $75 बिलियन या $25 बिलियन सालाना अदा करने होंगे। अब यह बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तानी हुकूमत पर कर्जों का दबाव बढ़ेगा और पहले से महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी अवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया के अलावा दूध, घी, स्टील और गाड़ियों की कीमतों में हुआ इजाफा हो गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन अब आसान हो जाएंगे। 250 करोड़ की लागत से रोपवे बनाया जाएगा। राइट्स ने रोपवे की बोली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 से 6 घंटे का सफर महज 6 मिनट में तय किया जा सकेगा। रोपवे ताराकोट से संजीछट मार्ग पर होगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 3 सालों में मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने फीस फिक्सेशन कमेटी से इजाजत लिए बगैर फीसों में इजाफा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सिर्फ जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का निसाब और किताबें ही पढ़ाई जानी हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत में जीपीएस हाजिरी और समीक्षा के बारे में भी बात की। लोगों ने फी बढ़ाई है। एक मैंने प्रेस नोट ये भी पढ़ा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि जी 10% तक बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, मतलब ये कि फीस बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने फी हाइक की है। आई विल लुक इनटू दिस इशू एंड आई विल डिस्कस विद माई, ये यहाँ ही नहीं होगा, ये जम्मू में भी होगा। आई विल डिस्कस विद माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखते हैं वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस आएगा। तो एज ऑफ नाउ मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि उन्होंने फ़ी बढ़ाया हुआ है। किताबों के बारे में हमेशा शिकायत रही है कि वो सही तरीके से नहीं बनी है। नहीं, मे बी जो बेसिकली हमें जो प्रोविजन है, हम मुफ्त किताबें देते हैं फ्रॉम 1st to 8th। तो हमें अच्छी भी देना, हाँ अच्छी भी दें। तो हमें बेसिकली कभी कभी ये भी रहता है कि बजट का हम वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जो क्वालिटी पेपर होता है। लेकिन हमने मीटिंग इसमें ऑलरेडी की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी सेक्रेटरी बोस को ये डायरेक्शन दिए है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब नए बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आए, इस पर बात हो चुकी है, तो दे विल बी डूइंग दिस। डॉक्टर साहब, इसमें एक क्या तनाज़ा है, आप अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक किताब जो राइज करते हैं ठीक है, लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूलों के लिए यही फैसला करते हैं, आपने कभी उनको बुलाया नहीं, उनसे बात नहीं की, एक कि वो अपनी राय देते कि आपकी कहाँ किताब में कहाँ कहाँ खामियां हैं, हमारी बेहतर क्यों है या आपकी कहाँ बेहतर हो सकती है। ऐसा आपने किया नहीं। आपने ऐलान किया, उनको परेशानी ये कि जो ये किताब पढ़ा रहे हैं वो हमारे मेयार की नहीं है। नहीं, मेयार तो बोर्ड की ही किताब है। नए चेयरमैन साहब आए हुए बेसिकली चेयरमैन नहीं थे, वो जो प्राइवेट स्कूल वाले मिले थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने उनके साथ खुल के बात की। ये इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन कि इसमें क्या बेहतरीन करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंगली। जो उनकी डिमांड भी होगी उसको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल। फिलहाल किताबें कौन सी पढ़ें? फिलहाल बोर्ड की पढ़नी है। फिलहाल बोर्ड की किताबें पढ़ें। अच्छा, एक सवाल और इसके ताल्लुक से, हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है 3 लैंग्वेज फार्मूला है। हम अभी यहाँ पे कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अभी हिंदी का ये चल रहा है कि हिंदी को भी लाजमी कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्लान वाकई है और किस तरह? नहीं, मुझे नहीं पता है कि उसको लाजमी किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन बोर्ड ने ज्वाइन किया। रिसेंटली मुझे लगता है 1 हफ्ता। SCRT का कोई प्लान है और जिसकी SCRT में अभी डायरेक्टर SCRT इन प्लेस नहीं है, दैट चार्ज इज विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसमें भी अभी डायरेक्टर नहीं है। तो मुझे इस हवाले से ये पता नहीं है कि ये लागू किया कंपलसरी हो जाएगा या नहीं, अभी इस पे मैं बात अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूँगा। अगर हम हिंदी को राइज करते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ कई बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कई स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि 3 लैंग्वेजें हमें पढ़ानी है, फिर हमें एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अंग्रेजी को रिप्लेस कर नहीं सकते, कश्मीरी मादरी ज़बान है उसको निकाल नहीं सकते, तो फिर यहाँ एक
बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ उर्दू जानता है, उनको लगता है कि ये उर्दू को निकालने के लिए है। वो ज़रा सी ना, वो बात नहीं, उर्दू को निकालने की कोई बात नहीं है। उर्दू वैसी बात नहीं हुई कहीं पे कि लेकिन क्या उर्दू 4 कर सकते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत? इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ अब चेयरमैन साहब ने ज्वाइन किया तो इसमें एक कमेटी बनी हुई है, दे विल टेक ए कॉल। इसमें एक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी है, इसमें एक कमेटी है, एपेक्स कमेटी है, तो ये उसमें डिसाइड हो जाए। जो अच्छा टीचर होगा, जो मैं कहता हूँ हमारे टीचर मैक्सिमम अच्छे हैं, तो डरने वाली कोई बात, समीक्षा भी अच्छी होगी, इनकी फीडबैक अच्छा रहेगा एंड विल बी एबल टू डेवलप आवर सिस्टम। ऐसा नहीं कि किसी का फीडबैक गलत आ गया 1 महीने में उसका पता नहीं क्या होगा। ना 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 ना, ही विल बी, वो हम उनसे बात करेंगे, HOI से बात करके उसको देखते हैं। ये नहीं कि ये वन साइडेड होगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने कॉरपोरेशन की अदम कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर ने कहा कि हाल ही में कमिश्नर SMC ने दूध गंगा को दोबारा हासिल करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई हक नहीं है। यह SMC कवानीन की खिलाफ वर्जी है। डिप्टी मेयर ने मजीद कहा कि SMC के 70% फंड्स ज़ाया हो गए हैं। उन्होंने कहा कि काउंसिल का कोई इजलास नहीं हो रहा है और मेयर का दफ्तर भी गैर फाल है। दूध गंगा को लेके यहाँ के जो कमिश्नर SMC है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाली थी कि वहां पे एनकरेजमेंट को उठाया जाएगा। मगर अफसोस उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो वायलेशन की है जो हम मुस्तरद करते हैं। एक ही जबान होके जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम कमिश्नर को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका कॉरिजेंडम कीजिए और लोगों के अवेयर करिए कि ऐसी कोई ड्राइव नहीं होगी। उन लोगों को परसों से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के जो वहां पे बसते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहां पे है, वो लोग खौफजदा हो गए हैं इस चीज से। ऐसी कोई ड्राइव नहीं होने वाली है। अगर दूध गंगा पे कोई ड्राइव होगी भी, वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखनी है। हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना हमारे कमिश्नर का ये मैंडेट है और न किसी को इसने पावर्स डेलीगेट किए हैं इसलिए कि आप नोटिस निकालिए और वहां पे एनकरेजमेंट हटाइए। इनका मैंडेट ये है कि अगर फुटपाथ पे कहीं एनकरेजमेंट हो वो हटानी है। हमें रेवेन्यू से कोई गरज नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे एनकरेजमेंट हटाएगा, कैसे इलीगल लैंड को रिट्रीव करेगा, वो उनका काम है। हमारे पास वो पावर्स डेलीगेट नहीं हुआ है। पिछली बार भी बोला था हमने, तकरीबन 70% फंड जो है लैप्स हुए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। क्योंकि लैप्स इसलिए हुए हैं, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे मेयर का फंक्शनल जो ऑफिस है वो डिसफंक्शनल है, वो कभी कॉरपोरेशन आते नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे 2022 जून 18 को बंद हुई है, वो उसका टेन्योर खत्म हुआ है, अभी तक उसका भी इलेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, अगर शहर में कोई काम करना हो, हमें किसी जगह फंड्स रिलीज करने हो, करेगा कौन? एक्ट में तो मैंडेटरी ये लिखा है कि ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंडेट है, इसमें कौन अप्रूवल देगा? यहाँ पे ना काउंसिल लगती है, ना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई मीटिंग हो रही है। एक साल में 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई है और जिसपे मेयर साहब ने, यहाँ के मेयर साहब जो है जुनैद साहब, उसने 11 महीने के बाद उन मिनट्स पे साइन किए हैं। ये अफसोस की बात है। मैं अपने शहरियों से भी इस्तिदा करता हूं जो यहाँ पे रोज जिनका आना जाना है, वो अपने जो लेन्स बाय लेन्स है इलाके के मसले लेके आते हैं, मैं उनसे भी इस्तिदा करता हूं कि आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपके जो यहाँ आने तक का किराया लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप यहाँ विजिट ना करें। आपके इलाके में लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई काम भी हो आप उसको बोलिए। फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट शहर में हो रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले साल के बजट में जो हमारे पास पैसा आया था, हमने 70% लैप्स कर दिए। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। बांडीपुरा के तुलेल तहसील के आखिरी गांव अब्दुलन से ताल्लुक रखने वाली एक मरीजा को आज गुजरान हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया गया। ये खातून पिछले कुछ रोज से बीमार थी और गांव वालों ने कई किलोमीटर पैदल सफर करके इस खातून को गुजरान पहुंचाया। वहां से आज इंतजामिया ने इस खातून को एयरलिफ्ट करा के बांडीपुरा मुंतकिल किया। खातून को एयरलिफ्ट कराने पर लोगों ने DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद और तुलेल के DDC मेंबर एजाज राजा का शुक्रिया अदा किया।
और एजाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आला एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आज 6 दिन से हमारा एक पेशेंट अब्दुल में सख्त बीमार होने की वजह से बीमारी में मुब्तला था और आज इनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उसको गुजरात एयरबेस से लिफ्ट किया गया। देखिए, पिछले कई रोज से हमारे अब्दुलन गांव के अंदर एक खातून मुफ्ती बेगम क्रिटिकल कंडीशन में थी। उन्हें आज काफ़ी कोशिशों के बाद जो गुजरान हेलीपैड है वहाँ से एवाकुएट किया गया। तो मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डीसी बांडीपोरा डॉक्टर वैस साहब का, जुबैर साहब का, ताहिर साहब का, और साथ ही साथ बिलखुसूस मैं विकास साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो गुरेज की जो हमारी सर्विस चल रही है, आप देखते हैं कि जब भी जिस दिन भी सोटी होती है हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोग, और कई बार हमारे पास 70 से 75 लोग हैं जो टू एंड फ्रो आते जाते हैं। मिनिमम भी जो हमारे रहे हैं वो 50 के करीब हैं, 45 हैं, 44 हैं, इस तरह से रहते हैं। ज़्यादातर जो इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है वो जो पेशेंट्स हैं जो वहाँ पे स्टक हैं, या अगर कोई स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम है, उन लोगों को वहाँ पे तरजीह दी जाती है, और बाकी भी जो लोग हैं उनके लिए भी ओपन है। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली राधा ने 1993 में माउंट एवरेस्ट को पार करके अपना नाम तारीख में दर्ज कर लिया। तब से राधा लड़कियों को मुख्तलिफ खेलों की जानिब राग़िब कर रही है और साथ ही लड़कियों को देखकर दीगर खेलों की तरफ ट्रेनिंग दे रही हैं। राधा ने गुलमर्ग में भी बच्चों को स्कीइंग और ऊंची चोटियों पर चढ़ने की तरबियत दी है। गुलमर्ग में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने राधा के साथ खास बातचीत की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी चोटी पर। अगर हम चोटियों की बात करें, और तारीख में लिखा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो चोटी बहुत से लोगों ने उस पे अपना यानी तारीख में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी तरह अगर हम ख़वातीन की बात करें, वुमेन्स की बात करें, ऐसी ख़वातीन भी है भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया है और वहाँ पे अपने देश का झंडा जो गाड़ दिया है। हमारे साथ राधा है। इनकी कहानी यह है कि 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है और वहां पे हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया, हिंदुस्तान का झंडा लहराया और तारीख के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। सीधे तौर पे हम बात करेंगे राधा जी के साथ। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने से पहले 2 प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किए हैं। पहला था कामेट जो उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग 18 गर्ल्स थे। जिन 18 गर्ल्स में वो अभिगामी कामेट क्लाइम किया, तो उनका ही सिलेक्शन सेकंड उसमें मोमस्तंग कांगरी जो काराकोरम लद्दाख में पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग ने 15 अगस्त को 15 लोगों ने क्लाइम किया। जब आप चोटी पे पहुँच गए तो आपने झंडा लहराया, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी दिल के अंदर? मतलब उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतनी सालों की जो मेहनत, वो तो ऑब्वियसली अगर उसमें कामयाबी हासिल होती है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं पूरे हिमाचल की अकेली लड़की थी। हमारे एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद इतनी सारी लड़कियां आए क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलता है। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो कितनी फर्क आपको लग रही है उस 93 के दौर से और अब तक, और कितनी चीज़ों की अब डेवलप करने की ज़रूरत है, कितना आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं, बहुत फ़र्क आ गया, लेकिन उस टाइम तो जो गवर्नमेंट का, अगर चाहे आर्मी का एक्सपीडिशन हो, एयरफोर्स का हो, या जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन वहाँ एक वो है बॉडी है, और वो बाई यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से वो बजट आता। हर एक यंग यूथ को यही कहना चाहूँगी कि हर एक एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, चाहे ये विंटर स्पोर्ट्स हो, चाहे समर स्पोर्ट्स हो, आना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अपने फिजिकली और मेंटली जब फिट हो तो हर एक चीज़ हिट होता है, तो ये सब आना चाहिए। और डिसिप्लिन मस्ट है, मस्ट। नाज़रीन, आपने सुना है डिसिप्लिन मस्ट है। ये राधा जी, और जिन्होंने 1993 में 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है, और अभी ये खुश हैं और उन्होंने अपनी यादों को दोहराया है और हिस्ट्री में उनका नाम है, तारीख के पन्नों में उसका नाम दर्ज है। और इस तरह उन्होंने मैसेज दिया है आज की लड़कियों को, वो आए और हर फील्ड में अपना नाम रोशन करें और हिस्ट्री के अंदर, अपनी हिस्ट्री के अवराक के अंदर और हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सके। फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिवरात्रि त्यौहार के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात कर रही है। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने खुद तमाम इंतजामात की निगरानी की, क्योंकि शिवरात्रि के मौके पर जम्मू शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद मुतवक्के है। तमाम महकमों जैसे सेहत, ट्रांसपोर्ट, फ्लोरिकल्चर, बिजली को महाशिवरात्रि त्यौहार के खुशगवार इनकाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। मेयर ने इस मौके पर आवाम से लंगर लगाने के दौरान सफाई का ख्याल रखने की भी अपील की।
शिवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत खास होने वाला है और ख़ास तैयारियां भी इसके लिए जीएमसी जम्मू ने की हैं। हमारे साथ मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा जी हैं। राजेंद्र जी, इस दफ़ा जो शिवरात्रि है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, काफ़ी रश जो है वो मंदिरों में आने वाला है। कोविड था तो मंदिर के कपाट बंद हुए थे, लेकिन अब जो वापस रिवाइव हो रहा है और मंदिरों में अभी से काफ़ी रश जो है और लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। जीएमसी की क्या खास तैयारियाँ इसके लिए? देखिए, हमारी तैयारी ये है कि हमने वहाँ व्यवस्था करनी होती है। साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था वहाँ होगी, पानी के लिए अच्छी व्यवस्था होगी और ट्रैफिक कंजेशन ना रहे, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और ये सारा व्यवस्थित तरीके से चले। सैनिटेशन से लेकर लोगों के लिए बाकी जो सुविधा रहती हैं, जैसे पानी हो गया और डीकंजेशन हो गया, इस पूरे सिस्टम में ध्यान रखा जाएगा और पहले से ही कार्रवाई की जाएगी। और आज भी मैं जा रहा हूँ, पीर खो मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ देखूँगा क्या क्या उनको समस्या हैं और उनका समाधान करेंगे। इसी प्रकार से शिवखोड़ी जो हमारा शिवालय का मंदिर है यहाँ सेक्रेटरीट के पास, हर जगह हम ये देखेंगे और इस तरीके से व्यवस्था करेंगे कि लोगों को सुविधा हो। सर, कौन कौन से मंदिर ऐसे जम्मू सिटी में चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे काफ़ी रश होता है और क्या वहाँ पे खास तैयारियाँ होंगी? देखिए, अभी प्रमुखता से अगर आप देखोगे, एक तो हमारा पीर खो का मंदिर है, वहाँ है, और शिवखोड़ी है, और शालामार का मंदिर, रणवीश्वर टेम्पल और रघुनाथ टेम्पल भी। इन जगहों पे मेन रश रहता है और हम पूरी सुविधा देंगे आपको। जैसे मैंने बताया, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, सैनिटेशन साफ़ सफाई की सुविधा और व्यवस्था, डीकंजेशन ट्रैफिक के द्वारा या वाहनों से ना हो और लोगों का भी जो आगमन रहेगा वो पूरे व्यवस्थित तरीके से चलेगा। तो कई श्रद्धालु लंगर लगाते हैं और गली गली में ये लंगर लगाए जाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप लंगर जरूर लगाएं, लेकिन उस स्तर पर लगाएं जिससे हमारा ट्रैफिक ना रुके। और दूसरा, लंगर खाने के बाद जो हमारा वो डिस्पोजल है वो आप देखें कि प्लास्टिक का ना हो, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और साथ में उसका जो निवारण है वो व्यवस्थित ढंग से हो, वो वहाँ फेंका ना जाए, क्योंकि साफ़ सफाई रखना हमारा सबका काम है और दायित्व है। तो जीएमसी की तरफ से तमाम वो कदम लिए गए हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, चाहे वो जो लंगर लगाने वाले हैं उन लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और उसके साथ साथ जो भी मंदिर कमेटी से उनको बुलाया जाएगा, उनसे साथ बातचीत करके एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि जो ये सेलिब्रेशन है फेस्टिवल का शिवरात्रि के, वो धूमधाम से मनाया जाए और बिना किसी विघ्न के ये सेलिब्रेशन हो। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद्य। महाशिवरात्रि और शहादत इमाम मूसा काजिम के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकारीब की तैयारियों का डीसी बडगाम ने जायजा लिया। डीसी बडगाम ने पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम और मरकजी इमाम बारगाह बडगाम और आयतुल्ला आगा सैयद यूसुफ इमाम बारगाह बिमना का दौरा किया। पंडित कॉलोनी शेखपुरा में पंडित बरादरी ने कई मुतालबात रखे। मुतालबात को पूरा करने की डीसी ने यकीन दहानी कराई। कल 7वें शिया इमाम हज़रत मूसा काजिम की यौम शहादत के सिलसिले में बडगाम में मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया जाएगा। हमारा मेन इमाम बारगाह है बडगाम का, तो वहाँ पे विजिट के लिए आए थे, जो हमारी बरसी के रिगार्डिंग अरेंजमेंट उसको देखने के लिए। तो कल एक लार्ज गैदरिंग भी एक्सपेक्टेड, तो ट्रैफिक के रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी या पानी के रिलेटेड एक जायज़ा लेने के लिए आया था। तो मैं अपनी टीम से, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है म्यूनसिपैलिटी के या जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से, उन्होंने अच्छा काम किया है। और जो ट्रैफिक का हमेशा रहता था, इस बार हमने अच्छा फुल प्लान लिया है कि कोई भी दिक्कत, जो हमारे लोग हैं जो ये अभी कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। महाशिवरात्रि के जो अरेंजमेंट्स की बात की, हमने वहाँ पे भी जायजा लिया पूरी टीम के साथ। तो फिशरीज का डिपार्टमेंट हो, फूड एंड सिविल सप्लाईज का हो, पीएचई, इलेक्ट्रिसिटी, जो वहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट्स हो, सबका जायजा लिया गया था। काफ़ी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। कल सुबह जो थोड़ी सी अभी रह रहा है, वो कल 11 बजे तक मुझे आश्वासन दिया गया है। तो वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स का अच्छे से कंप्लीशन हो रहा है। सयाहती मकाम हरबल कुलगाम में आज विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत, देही तरक्की और महकमा जंगलात के इश्तराक से मुनक्कदा इस फेस्टिवल का इफ्तिताह डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने किया। विंटर कार्निवल में डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, पंचायती राज के नुमाइंदे और अफसरान, मकामी लोगों के अलावा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रैकिंग विंटर गेम्स का इनकाद किया गया और रंगारंग
तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसी के लिए इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हमें भी मदऊ किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ आके हमें भी इस जगह का इस जगह से लुत्फानंदोज हुए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उम्मीद करेंगे कि इससे ये जो जगह है ये टूरिज्म के नक्शे पे आएगी और पूरे मुल्क भर से तो लोग आते ही हैं, बैरून मुल्क भी लोग जो है यहाँ जो गर्मियों में या फिर सर्दियों में भी इस जगह आएंगे। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली आई कैन से स्पेशली फॉर यूथ, बिकॉज इससे यूथ का जो टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट लोगों को दिखाने का। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने जो कि डीसी साहब है हमारे के, फर्दर इन फ्यूचर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे। अगर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विंटर फेस्टिवल, समर फेस्टिवल हो गया या ऑटम फेस्टिवल हो गया, तो हम लोग ऐसे इवेंट्स करते हैं ताकि इस एरिया को जो अहरबल है और इसके साथ जो आसपास का एरिया है, गुरुवाटन हो गया, आगे कौसरनाग है, इसको प्रमोट किया जाए। और मकसद यही है कि कुलगाम को टूरिस्ट की मैप पे लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर आए, यहाँ की खूबसूरती को देखें। और साथ ही साथ जब ज़्यादा सयाह आएगी तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, होम स्टेज़ का क्रिएशन करना, जिससे पिछले हम लोगों ने 50 होम स्टेज बनाए हैं। और साथ ही साथ जो यूथ है हमारा यहाँ पर है टंगमर्ग का या कुलगाम का, उनको एंगेज करा इन होम स्टेज में। सोमो स्टैंड त्राल बाला के सोमो ड्राइवरों ने आज सोमो स्टैंड की खस्ताहाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। ड्राइवरों ने बताया कि पिछले 3 सालों से स्टैंड की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ चलना फिरना मुहाल बन गया है। ड्राइवरों ने इंतजामिया से सोमो स्टैंड में मैकडम और दीगर काम अंजाम देने की मांग की है। स्टैंड रूद पेवान आब वसान योर यह जमा गस आब तो तम किन गसान मुश्किल अगर पैसेंजर पैसेंजर से बच्चे बच्चे तमिस तथ मुश्किल बे गाड़ी में खसान रब आज हेवन 300 रुपये तकरीबन सर्विस करनस ना कुन वात ना तरन फिक्र यह आब कत ना पाई लगन यह गसन कोच करे लट हाकिमन यह गुजारिश आब कर दो बंद जनाब ये प्रेत दह आब आज वो तुह लुकन कर गुजारिश कि सन कत वात तो ब्रोट पान तो ये गया यह आब आज बंद तो कर अम ब्रो मतलब गुजारिश कि ये मतलब खड़ मतलब पैसेंजरन मुश्किल गसन तो अत ना मतलब टसे मज गो ना गो मतलब अमुक डिपार्टमेंट टसे मस तो ना प्रॉब्लम क्रिएट कर पैसेंजर दे हैव टू सफर फ्रॉम मच मोर ट्रैवलर्स और तम वन क्या हेको कर व्हाट शुड वी हैव टू डू यह कर मतलब डिपार्टमेंट वाले लिहाजा बे तुंद चांद मदम मतलब वन कि अत करो